हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो आइए मैं क्लास 12th का चैप्टर 4 का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। तो ये है क्लास 12th और चैप्टर 4, ठीक है। तो ये मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। क्या अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अणुसंख्यता क्या होती है। इसके बाद फिर हम अभिक्रिया की कोटि पर चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय कोटि अभिक्रिया, और साथ में शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो देखिए, हम चलते हैं कि आखिर अभिक्रिया की कोटि कहलाती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अथवा अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाई गई घातों के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये कि जो अभिकारक हैं, उसमें अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की जो संख्या है, ठीक है, वही जो संख्या है वह किसको, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के सांद्रण पर दर्शाई गई घात, अभिक्रिया की कोटि सांद्रण के ऊपर जो घात दर्शाई जाती है उसके योग के बराबर होती है। क्या, अभिक्रिया की कोटि। तो जो घात उस पर लगाई जाती है ऊपर, वही क्या कहलाती है, उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो दोनों अभिकारकों की जो घात है, सांद्रता की घात है, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारी अभिक्रिया की कोटि निकल आती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मैं पहले आपको बेसिक से बता रहा हूँ, इसके बाद हम क्रियाओं पर चलेंगे। तो जैसे कोई ए कोई अभिकारक है और उससे क्या होता है, क्रियाफल बनता है। तो देखिए, इसका जो दर है, अभिक्रिया की दर होगी, रेट क्या होगी, के, और जो बड़ा वाला कोष्टक है स्क्वायर बड़ा वाला, उसके अंदर हम अभिकारक को रखते हैं। यहाँ देखिए सिंगल एक ही अभिकारक है, तो ये के जो स्थिरांक है और ए है अभिकारक, इसको हम इसके अंदर रखते हैं। अब देखिए, यहाँ जब इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी होती है तो हम इसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दर है R बराबर के और स्क्वायर के अंदर ए है, यानी अभिकारक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, n बराबर 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्योंकि इसके ऊपर एक घात है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक इसके ऊपर घात है, यानी एक ही अभिकारक इसमें भाग ले रहा है, इसलिए ये कोटि कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में। मान लीजिए ए और बी, ए प्लस बी, ये दो अभिकारक हैं। ए पहला अभिकारक है और बी दूसरा अभिकारक है। इसके बाद जो उत्पाद बनता है या क्रियाफल बनता है, तो देखिए जब दो अभिकारक भाग लेते हैं अभिक्रिया में, तो के क्या है, स्थिरांक है, स्क्वायर के अंदर ए और इनटू स्क्वायर के अंदर बी, यानी ये पहला अभिकारक है और ये बी दूसरा अभिकारक है। अब देखिए, इनके ऊपर कोई घात नहीं है, क्योंकि एक को दर्शाने के लिए कोई घात नहीं लगाई जाती है, इसलिए इसको एक हम मान लेते हैं। यहाँ लगाई नहीं जाती, लेकिन इसकी घात 1 मानी जाती है, इसलिए तो यहाँ देखते हैं हम कि इसकी कोटि कितनी हो जाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 2। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इनकी घातें हैं दोनों पर एक एक घात है, तो 1 + 1, यानी कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया, मान लीजिए इसमें 3 क्या है,
तीन अभिकारक हैं, ए, बी और सी, तीन रिएक्टेंट हैं और कोई उत्पाद बनता है या क्रियाफल बनता है तो उसकी जो रेट है अभिक्रिया रिएक्शन की जो रेट होगी वो क्या होगी, के स्क्वायर ए इंटू बी इंटू सी, यानी तीनों अभिकारकों को हम स्क्वायर के अंदर रखते हैं, ठीक है, बड़े वाले कोष्टक के अंदर रखते हैं और वर्गाकार कोष्टक होता है इसको, ठीक है। तो इन तीनों को हम इसके अंदर रखते हैं। अब देखिए इस पर भी कोई घात नहीं लगी हुई है, तीनों अभिकारकों पर कोई घात नहीं, इसका मतलब इन तीनों पर एक एक घात है। और जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितनी हो जाती है अभिक्रिया की कोटि, 3 हो जाती है, इसलिए यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए जो एक शून्य कोटि की भी अभिक्रिया होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक चाहे एक अभिकारक भाग ले चाहे दो अभिकारक भाग ले, और जब क्रियाफल बनता है, ये क्रियाफल बनता है, तो जो क्रियाफल बना है तो इसकी जो इस अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, जो अभिकारक है इनके अणु अथवा परमाणुओं पर निर्भर नहीं करती है, वो किस पर निर्भर करती है, या तो प्रकाश संश्लेषणी जैसी क्रियाओं में या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली क्रिया। मान लीजिए यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई क्रिया होती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि जो क्रिया की रेट है, दर है, वो किस पर निर्भर कर रही है, सूर्य के प्रकाश पर, ना कि अभिकारक के अणु अथवा परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। इसलिए ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, यहाँ हो जाएगा रेट बराबर के और ए इंटू बी, यहाँ इस पर क्या हो जाएगा 0, और जब 0 को हम जोड़ेंगे तो क्या आता है, ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए एक और एग्जांपल दें, जैसे हमने कहा कि HCl का प्रकाश संश्लेषण, HCl का प्रकाश संश्लेषण, HCl का प्रकाश संश्लेषण, या हम एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें उत्प्रेरक कार्य करता हो। यदि हम इसकी जगह पर किसी उत्प्रेरक को रख दें तो क्रिया की जो दर है, जो रेट है, वो किस पर निर्भर करती है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट बोलते हैं जिसको, तो उत्प्रेरक पर निर्भर करती है, ना कि जो परमाणु अणु हैं अभिकारक में जो भाग ले रहे हैं उनकी संख्या पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए ये क्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। यहाँ देखिए हमने कहा H2 प्लस I2, क्या है, H2 प्लस यहाँ हमने कर दिया Cl2, क्या करते हैं, H2 प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ इसकी जो क्रिया की जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ क्या बनेगा 2HCl, तो ये इनके अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं कर रही, किस पर निर्भर कर रही है, सूर्य के प्रकाश पर, इसलिए ये क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा H2, यहाँ K हो जाएगा H2 इंटू Cl2, और इन दोनों पर 0 की घात रहेगी, यार 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। इस प्रकार से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अब आती है बात अणुसंख्यता की। अणुसंख्यता क्या है, तो देखिए आप लोग इसको ऐड कर लें, मैं आगे और बताने जा रहा हूँ अणुसंख्यता क्या होती है, तो आप लोग इसको ऐड करें। देखिए जो अणुसंख्यता है
अणुसंख्यता क्या होता है, आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को और ऐड कर लें। अब देखिए अणुसंख्यता जो होता है तो कुछ अणुसंख्यक क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अणुसंख्यक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनके आधार पर ये अणुसंख्यता का गुण है ये दर्शाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं अणुसंख्यता। तो यहाँ देखिए अणुसंख्यता किसी अभिक्रिया में आरंभ में यानी जो प्रारंभ में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को, यानी जो किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, यानी हम उसको क्या कह सकते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट। आरंभ में जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। यानी अभिकारक में जितने अणु भाग लेते हैं वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। तो उस अणुसंख्यता की कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ अणुसंख्यक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अणुसंख्यक अभिक्रियाएं। अच्छा, अणुसंख्यक जो अभिक्रियाएं होती हैं तो वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक आणुक अभिक्रिया। क्या होती है? एक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है? इसमें सिर्फ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अणुसंख्यक अभिक्रियाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। एक अणुक अभिक्रिया, दूसरी द्विक अणु अभिक्रिया और तीसरी त्रिक अणुक अभिक्रिया होती है। तो जो एक अणुक अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अणु भाग लेता है, अभिकारक का एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए यहाँ O3 यानी ऑक्सीजन का जो क्या है? एक ही अणु है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन। तो ये एक ही अणु है और इसकी जब क्रिया होगी तो ये क्या होता है? ये विघटित होगा, यानी यहाँ O2 प्लस O। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, अभिक्रिया में ले रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगी? एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। और इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही अणु क्या कर रहा है? भाग ले रहा है और उत्पाद O2 प्लस O बन रहा है, तो इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब देखिए द्विक अणु, द्वि अणुक अभिक्रिया। द्वि अणुक अभिक्रिया होती है। इसमें इस अभिक्रिया में क्या होते हैं? अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं। क्या करते हैं? 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जो द्वि अणुक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ H2 प्लस I2 ये 2 अणु लिए हैं और यहाँ क्या बनता है? 2HI। अब देखिए यहाँ एक अणु ये है, एक अणु ये है, ये 2 अभिकारक हैं, लेकिन ये H2 का अणु है, ये I2 का अणु है, आयोडीन का अणु है। तो यहाँ दोनों 2 अणुओं भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इसलिए ये क्या कहलाएगी? द्वि अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। और इस प्रकार इसको हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसकी कोटि निकालें यानी इसकी रेट दर निकालते हैं तो क्या होता है? H2 इंटू I2 क्या हो जाएगा? I2।
तो देखिए यहाँ इसके ऊपर कोई घात नहीं है, एक एक घात रहती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 + 1 बराबर 2, यानी ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखिए जो त्रिअणुक है, जो त्रिअणुक अभिक्रिया है वो क्या होती है। अब यहाँ देखते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया में तीन अभिकारक क्या होते हैं, 3 अभिकारक भाग लेते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल से अगर नॉर्मल समझें, जैसे A + B और +C। ठीक है। मान लीजिए तीनों के एक एक अणु हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा ABC। ठीक है। क्या बनेगा ABC बनता है। मान लीजिए उत्पाद क्रियाफल बनता है। यहाँ देखते हैं क्या बनेगा, क्रियाफल। और जो इसकी रेट होगी वो क्या होगी 1 2 3, यानी यहाँ लिख देंगे K × A × B और × C। अब देखिए यहाँ किसी पर भी कोई घात नहीं है, इसलिए इनकी घात एक एक मानते हैं। अब यहाँ 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगी n बराबर 3, यानी ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 2Fe, यानी आयरन, क्या है जी, आयरन है, Cl3 और प्लस SnCl2, SN स्टेनम क्लोराइड। ठीक है। यहाँ क्या बना 2Fe और 2FeCl प्लस क्या हो जाएगा SnCl4। ठीक है, ये बनता है। अब यहाँ देखिए यदि हमें अभिक्रिया की कोटि निकालना है, अब देखिए इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं। पहले तो ये समझें कि त्रिअणुक अभिक्रिया कैसे है ये। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आयरन क्लोराइड है, तो इसमें देखिए क्या हो गया, इसके कितने अणु हैं 2 अणु। कितने हैं 2 अणु। और इसके कितने अणु हैं 1 अणु। टोटल 3 अणु भाग ले रहे हैं कि नहीं। ये पूरा अणु है और इसके आगे 2 लगा है, तो ये 2 अणु हैं पूरे टोटल इसके। ठीक है। और यहाँ सिर्फ 1 ही अणु है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं लगी है। तो यहाँ इनको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 3, यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, इसको हम तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसको। अब यहाँ इसकी रेट निकाल के देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये अभिक्रिया की दर यानी रेट बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ हमने K, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा FeCl3। ठीक है। अब इसमें इसके कितने अणु हैं 2, तो यहाँ इसकी घात 2 लगा देते हैं, इनटू क्या है यहाँ SnCl2। यहाँ देखिए कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम 1 घात मान लेते हैं, क्योंकि जब 1 घात को लगाते नहीं, लेकिन उसको जब नहीं लगी होती तो उसकी घात 1 ही मानी जाती है। तो यहाँ कितना, अब देखिए यहाँ अपन ने परिभाषा में भी पढ़ा था कि जो सांद्रताओं की घात होती है उनके योग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया 2 + 1 यानी 3, तो ये क्या हो गई तृतीय कोटि की अभिक्रिया निकल के आ गई। अब देखिए आप लोगों को मैं अगले पार्ट में इसका एक अगला पार्ट लाऊंगा, उसमें मैं सिर्फ अभिक्रियाओं को ही रखूँगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इन चारों अभिक्रियाओं को मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ये थी बेसिक जानकारी, लेकिन मैंने साथ में एग्जाम्पल देके भी इसको समझा दिया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं। और यदि आप लोग क्लास 12 के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और
सारे वीडियो देख सकते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने ग्रामर, हिंदी ग्रामर के वीडियो भी बनाए हैं, तो वो आपको सभी मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।